नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस जीएस की सीरीज़ में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा दिन है 35 और सब्जेक्ट आज हम ले रहे हैं दैट इज़ ज्योग्राफी, भूगोल। अ, आज से मैंने एक नया चेंज किया है कि किसी भी क्वेश्चन में समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इमेज या फिर उसकी कोई बेटर एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे रखी है ताकि मैं एक बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकूं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐसी टर्म्स होती हैं जिसको आपको समझाने में या विदाउट इमेज समझाने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। इसलिए मैंने अब से ये एक नया चेंज किया है। I hope you will like it. So let's start from our first question. Today's first question is which one of the following pairs is not correctly matched? भाई जो सही मैच नहीं है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। हीविया ट्री ब्राज़ील, सुमात्रा स्टोर्म मलेशिया, काजन रिवर बोर्नियो बोर्नियो या डेकेटोबा फिश ब्राज़ील। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड और काफ़ी डीप क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा रेलेवेंट है एसएससी के पर्सपेक्टिव से, बट एसएससी में ही आया हुआ है। कुछ ऐसे बेहुदा क्वेश्चन भी एसएससी पूछ लेता है। सो ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है कि छोड़ देने बेटर हैं, बट इसका आंसर आपका है डेकेटोबा फिश। ये आपकी ब्राज़ील से रिलेटेड नहीं है, आपकी है इंडोनेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल आपको पता होना चाहिए। जो रीन्यू हो सकते हैं, जो कभी नहीं खत्म होंगे, लाइक सोलर, वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, ये आपकी रीन्यूएबल है, या फिर कोई और ऐसी चीज़ जो रीन्यू हो सकती है। लेकिन कुछ होती हैं जैसे यूरेनियम, नॉन रीन्यूएबल है भाई, ये बहुत लाखों सालों में जाके बनता है, धीरे धीरे आपके मिट्टी के अंदर किसी तरीके से किसी रिएक्शन से ये चीज़ बनती है। कोल भी ऐसे ही आपको पता है, नेचुरल गैस भी ऐसे ही बनती है। बट टिम्बर क्या है? एक लकड़ी है, इमारती लकड़ी जिसको बोलते हैं, इमारतों में यूज़ की जाती है, घरों बनाने में यूज़ की जाती है टिम्बर। तो वो आपको मिलती है पेड़ों से, और पेड़ तो मतलब धरती से ख़त्म नहीं होंगे, कम हो सकते हैं, ख़त्म नहीं होंगे। अगर ख़त्म हो गए तो फिर धरती पे जीवन बचेगा ही नहीं। तो आपका रिन्यूएबल सोर्स आपका क्या है? टिम्बर। सॉइल एरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई मृदा अपरदन क्या होता है कि किसी भी एक्शन से जो आपकी मिट्टी है वो एक जगह से जगह खिसक के दूसरी जगह चली जाती है या वेस्ट अवे हो जाती है। जैसे पानी है, कोई नदी बह रही है, ये पहाड़ है, यहाँ से नदी बहती बहती यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे जो मिट्टी होगी ना, इसको वो खिसका ले जाएगी अपने साथ। तो ऐसे आपको पता होगा कि जो लैंडस्लाइड्स होते हैं पहाड़ों में इसलिए देखने को मिलते हैं। कुछ जो पेड़ होते हैं, यहाँ पे पेड़ लगे होते हैं, आपको पता है, ऐसे ऐसे करके पेड़ होते हैं। तो जो पेड़ हैं वो रोकते हैं, क्योंकि जड़ें आपकी मिट्टी में फैल जाती हैं, मिट्टी को जकड़ लेती है, पकड़ लेती हैं। तो जो पेड़ लगाएंगे आप, अगर नहीं है वहाँ पेड़ लगाएंगे तो वो आपका सॉइल इरोजन को रोकेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एफोरेस्टेशन। जैसे डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ काटना, ऐसे ही एफोरेस्टेशन होता है पेड़ लगाना। अगर आप पेड़ लगाएंगे तो डेफिनेटली आप सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, चाहे वो विंड से हो, चाहे वो वाटर से हो, चाहे वो किसी और तरीके से। ठीक है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर forest fires, volcanic eruptions, dust storms, smoke from burning dry leaves। अब नेचुरल सोर्स की बात हो रही है। अगर हम स्मोक फ्रॉम बर्निंग ड्राई लीव्स देखेंगे तो डेफिनेटली ये नेचुरल सोर्स नहीं है। फॉरेस्ट फायर भी एक तरीके से नेचुरल हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो फॉरेस्ट फायर होती है वो किसी न किसी गलती की वजह से लगती है, फिर वो फैलती चली जाती है वो नेचुरली। सो ये भी मैं नेचुरल सोर्स की गणना में नहीं लेके आता हूँ। बात आती है आपके डस्ट स्टॉर्म्स, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है हवा में, तो वहाँ से डस्ट स्टॉर्म बनते हैं, तो ये नेचुरली हो सकता है। और वो क्या है कि आपकी हवा में जो कण होते हैं मिट्टी के वो फैल जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न मैं मान सकता हूँ कि आपका एयर पोल्यूशन है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में मैं वोल्केनिक इरप्शन को भी आंसर मान सकता हूँ। दोनों सही आंसर हैं, क्योंकि जो वोल्केनिक इरप्शन है वो भी आपका एक नेचुरल सोर्स है एयर पोल्यूशन का। भले ही वो बहुत टाइम बाद होता हो, काफ़ी सालों बाद होता हो,
लेकिन जब भी होता है तो आपकी अलग अलग गैसेस, केमिकल्स और एशेज आपकी हवा में फैल जाती हैं, ठीक है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे डस्ट स्टॉर्म इसका एक बेटर आंसर हो सकता है। द ग्रेडेड प्रोफाइल ऑफ ए रिवर कोर्स इज ए, ग्रेडेड प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडेड और अनग्रेडेड प्रोफाइल कौन सी होती हैं। तो चलो मैं आप ऑप्शंस पढ़ लीजिए, अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपको आता है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो अभी मैं चलो आपको समझाता हूँ, मैंने ये लेके रखा है, मैंने अभी आज ही बताया है कि आपको समझाने के लिए ये ले लेता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, मुझे बोल रहा था कि वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, फिर भी क्यों कंटिन्यूअसली वीडियो बनाए जा रहे हैं। देखो, मुझे पता है जो काम का कंटेंट होता है उसमें स्टार्टिंग में बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते, एंड मैं व्यूज़ के लिए कर भी नहीं रहा हूँ। मैं ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी नीडी बंदा है, नीडी पर्सन है, एस्पिरेंट है, उसको कभी भी अगर प्रिपरेशन करनी हुई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जीएस के पढ़ने होंगे, समझने होंगे, और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में उसको जानना होगा, जैसे जिस तरीके से मैं समझाता हूँ, तो डेफिनेटली वो जब भी देखेगा तो उसके लिए वो एक बेहतरीन तरीका मिलेगा जिससे उसको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सो आई डोंट केयर आज मुझे 20 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, बट अगर किसी एक या दो के भी अगर ये चीज़ काम आती है तो आई एम वेरी होपफुल एंड हैप्पी फॉर दैट पर्सन। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रेडेड प्रोफाइल। अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक बारी के लिए बड़ा कर दूँ तो आपको इस समझने में और पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखो, ग्रेडेड प्रोफाइल होती क्या है, यहाँ पे देखो सोर्स है, किसी भी नदी का मान लो सोर्स है, किसी पहाड़ के ऊपर या कुछ भी मान लो, वहाँ पर पानी ऐसे बहता है और एकदम से डीपली अगर कहीं पे आपको देखने को मिलेगा ऐसे ग्रेडियंट, वो निक पॉइंट बोलते हैं उसको, जैसे वाटरफॉल में आपको देखने को मिलता है, तो एकदम से पानी ऐसे धीरे धीरे बहता आता है और एकदम से गिर जाता है, तो दैट इज़ ए निक पॉइंट। फिर लेक है, कहीं लेक बनती है, ठीक, कई लेक बनती है तो वहाँ पे जो नदी का जो फ्लो होता है वो बिल्कुल स्टेबल होता है, पता भी नहीं चलता लेकिन बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये फ्लैट एरिया है या लेक आप इसको बोल सकते हैं। एंड देन फिर वो धीरे 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 माउथ या जो सी लेवल है, नॉर्मल जो लेवल है, वहाँ तक आपकी नदी पहुँच जाती है। बट ये तो अनग्रेडेड प्रोफाइल है, देखो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, अनग्रेडेड इरेगुलर प्रोफाइल है, कभी वाटरफॉल, कभी लेक, और कभी ऐसे सिंपल आपका जो फ्लो है वो बन जाता है। लेकिन जब ग्रेडेड प्रोफाइल की बात करेंगे तो धीरे 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 अनग्रेडेड प्रोफाइल सालों में बहुत सालों में जाके धीरे धीरे इस सरफेस को इतना स्मूथ बना लेगी कि आपका स्टार्टिंग से लेके जो सी लेवल तक आपका एक स्मूथ सरफेस बन जाएगा। तो स्मूथ कर्व आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्मूथ कर्व इन द अपर कोर्स बिल्कुल नहीं, अपर कोर्स में स्मूथ कर्व नहीं है, स्मूथ कर्व इन द मिडिल कोर्स में भी नहीं है, स्मूथ कर्व इन द लोअर कोर्स, स्मूथ कर्व फ्रॉम सोर्स टू माउथ, देखो सोर्स से लेके माउथ तक आपका स्मूथ कर्व है। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का होगा। आई होप आपको समझ में आएगा जो आपकी रिवर कोर्स के बारे में मैंने अभी बताया। सिंक होल इज ए फिनोमिना ऑफ ब्लैंक टोपोग्राफी। सिंक होल भाई किस तरह का फिनोमिना है, उसको क्या टोपोग्राफी क्या बोलता है। टोपोग्राफी क्या होता है भाई, जो स्टडी होती है आपकी, जो आपकी लैंड है उसका जो अपर सरफेस है, ठीक है, तो उसकी जो स्टडी है उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। जैसे डेजर्ट का है ऐसा टोपोग्राफी, सिंक होल, टुंड्रा का है, कार्स्ट है या प्लेन है, तो इसका आंसर होगा कार्स्ट टोपोग्राफी। कार्स्ट टोपोग्राफी क्या होती है, देखो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, यहाँ पर आपको समझाता हूँ। कई हैं, जैसे जिप्सम होगा, लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट होगा, ये एक सॉफ्ट तरह की आपकी जो स्टोन्स हैं या रॉक्स हैं, तो उसमें क्या होता है, लगातार जब पानी बहता है, बहता रहता है, उसको सॉफ्ट को थोड़ा थोड़ा काटता रहेगा। अभी मैंने बताया कि जो एक्शन ऑफ वाटर है, जैसे वो विंड पे उस पे सॉइल पे भी होता है तो सॉइल इरोजन होता है, ऐसे ही आपका इन रॉक्स पे भी होता है। तो जैसे लाइमस्टोन पेवमेंट है, वो धीरे धीरे काटता रहेगा, पानी काटता रहेगा, ऐसा पेवमेंट बन जाएगा। कहीं पे आपका ऐसे सिंक होल देखने को आपको मिलेगा, सिंक होल देखने को मिलेगा यहाँ पे, ऐसे सिंक होल यहाँ पे आप देख सकते हो। डोलाइन बोलते हैं जो थोड़ा गहरा आपका ना थोड़ी हल्का गहरा वो एक गड्ढा बन जाता है। फिर एक सिंकिंग स्ट्रीम बन जाता है, स्ट्रीम मतलब वही एकदम से बीच में एक गोर्ज बन जाएगा, गोर्ज वो गहरा गड्ढा बोलते हैं, और वो धीरे 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 पानी में जाता रहेगा और फिर वो नीचे तक चलता चला जाएगा। नीचे फिर आपका क्या होगा, जो
इंटरनल केव्स बन जाएंगी, गहरे गड्ढे बन जाएंगे, और देखो पानी यहाँ पे निचली सतह पे जाके जमा होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके लैंड फॉर्म का एक एरिया है। ऊपर का जो एरिया हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं, दैट इज ये मतलब लैंड सरफेस, और अंदर आपका ऐसे ऐसे आपके केव्स बन जाएंगी। तो उसको क्या बोलते हैं? कास्ट टोपोग्राफी। मुझे जहाँ तक लगता है आगे आपसे कास्ट टोपोग्राफी के बारे में अगर पूछ लिया तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, क्योंकि हमने इस तरीके से इस चीज को पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है, केरला इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। इसमें ऑप्शन मतलब वो दिए हुए हैं, उसमें हमें बताना है कौन कौन से कल्टीवेशन के लिए फेमस है। कोकोनट, ब्लैक पेपर, रबर या राइस। तो कोकोनट के लिए तो डेफिनेटली सभी बोलेंगे हाँ जी कोकोनट, तो इसमें है नहीं, तो इसको कैंसिल करो। फिर आती है बात आपकी ब्लैक पेपर, रबर। ब्लैक पेपर आता है स्पाइसेस में, और आपको पता है कि स्पाइस हब किसको बोलते हैं? केरल को। तो दो हर एक में होना चाहिए, इसमें दो नहीं है, तो अब आपका ऑप्शन बचता है 1 2 4 या 1 2 3। अब राइस, राइस का जो हब है आपको इतना पता होना चाहिए कि वो आप जान सकते हो। राइस आपके वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, तो उस एरिया में आपका बहुत ज़्यादा राइस देखने को मिलता है। तो केरल कोस्टल एरिया है, तो उसमें राइस का इतना ज़्यादा मतलब अबंडेंट फॉर्म में अब नहीं उगाया जाता, अबंडेंटली नहीं उगाया जाता। तो इसलिए आपका ये जो 4 है ये भी गलत है, तो इसका आंसर होगा आपका 1 2 3। इवन आप रबर से भी इसका आंसर दे सकते हैं कि रबर आपका कोस्टल एरिया में जनरली देखने को मिलता है। सो इसका आंसर होगा 1 2 and 3। द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड इज, अगेन ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन है। इसमें भाई कॉन्टिनेंटल रेलवे पूछा गया है। कॉन्टिनेंटल रेलवे का मतलब ये है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में सिंगल रेल लाइन जुड़ी हुई है, मतलब बनी हुई है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, कैनेडियन नेशनल रेलवे या ट्रांस अटलांटिक रेलवे। अब कनाडा भी बहुत बड़ा देश है, तो उसमें भाई कैनेडियन पैसिफिक रेलवे बनाई हुई है, ये सब इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। जैसे आपका जो रशिया है वो, उसका कुछ हिस्सा आपका यूरोप में भी माना जाता है, यूरोप में भी आता है, और बाकी एशिया में आता है। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, एक जैसे मान लो रशिया इतना बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, इधर का हिस्सा यूरोप में और बाकी का ये एशिया में आता है। तो यहाँ से लेके आपकी जो ये रेल लाइन है बहुत करीब 9300 किलोमीटर के आसपास, 9300 किलोमीटर आप सोच के देखिए, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये एक रेल लाइन बनी हुई है, उसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि वर्ल्ड में जो इस तरह की रेल लाइन है वो मतलब एक ही इतनी लंबी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो वर्षा जल संचयन है उसके बारे में हमें बताना है कि कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। इट हेल्प्स रेजिंग वाटर टेबल, अभी मैंने वाटर टेबल आपको दिखाया। जो धरती के नीचे जो एक जैसे ये लैंड फॉर्म बताया था मैंने, यहाँ पर ये वही ऊपर हमारी ये ज़मीन है, उसके अंदर वही अलग अलग हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पानी जाता था कि लास्ट में जाके वो एक सतह आ जाती है जहाँ पर वो पानी इकट्ठा होता है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग वाटर लेवल होता है। तो ये एक वाटर लेवल है धरती के नीचे, जो हम जैसे अपनी खेती के यूज़ के लिए ट्यूबवेल लगा के निकालते होते हैं, हैंडपंप लगा के निकालते होते हैं, बोरवेल लगा के निकालते होते हैं। सो इसको वाटर टेबल बोलते हैं। तो वही ये रेजिंग वाटर टेबल। ठीक है। अब वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, हमने पानी इकट्ठा कर लिया, तो डेफिनेटली ये वाटर राइज करेगा, वाटर लेवल। इट हेल्प्स मीट राइजिंग वाटर डिमांड। बिल्कुल, अगर हम पानी इकट्ठा कर लेंगे तो जो हमारी जो आजकल वाटर डिमांड बढ़ती जा रही है उसको वो कम कर देगा, मतलब हमें हेल्प करेगा उस चीज़ में कि भाई हाँ लोगों को पानी मिल रहा है। इट इंक्रीजेज रन ऑफ लॉसेस। रन ऑफ लॉसेस मतलब जो पानी वेस्ट होता है उसको बढ़ाएगा। जी नहीं, ये तो पानी जो वेस्ट होता है उसको घटाएगा, क्योंकि हम संचयन कर रहे हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको। ठीक है। हार्वेस्टिंग मतलब आप बचा रहे हो पानी को, वेस्ट नहीं कर रहे। तो इसका आंसर फॉल्स पूछा है, तो इसका आंसर यही होगा कि इट इंक्रीजेज रन ऑफ लॉसेस, बल्कि ये होना चाहिए था। मतलब एक्चुअल में क्या है जो इसके रिस्पेक्ट में सही जो स्टेटमेंट बनती है वो बनता है इट डिक्रीजेज रन ऑफ लॉसेस, क्योंकि वो जो रन ऑफ लॉसेस मतलब जो वेस्ट अवे होता है पानी, रेन का, रेन वाटर, उसको वो हम इकट्ठा करता है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और बाकी फोर्थ है, इट इज़ ए डिवाइस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। डेफिनेटली वाटर कंजर्वेशन के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है आपका।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी? महानदी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा। देखो गंगा गोमुख से इंडिया में ओरिजिनेट होती है, महानदी भी आपकी इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो नदियाँ हैं, मुझे ये रक्षा स्थल करके एक जगह है तिब्बत में, रक्षा स्थल करके कुछ एक जगह है, ये माउंट कैलाश में पड़ती है। माउंट कैलाश कहाँ है? तिब्बत में है। तो वहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये इधर आ जाती है, इधर को इंडिया में आ जाती है। फिर एक माउंट कैलाश के पास ही आपकी जगह है, चेमयुंगडोंग करके एक जगह है, या फिर मानसरोवर लेक, आप इजीली थोड़ा बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो मानसरोवर लेक से माउंट कैलाश है, जैसे माउंट कैलाश है इस तरफ ये आ जाएगी नदी, और ब्रह्मपुत्रा इस तरफ चली जाएगी, और ये मानसरोवर लेक से निकलती है। ठीक है, तो ये दोनों का ओरिजिन इंडिया के बाहर है। सो इसमें दोनों ही आपके आंसर होंगे, ब्रह्मपुत्रा और सतलुज। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसको हम बोनस क्वेश्चन बोल सकते हैं आज का। विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पानी का सबसे ज़्यादा यूज होता है? टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, पेपर एंड पल्प, थर्मल पावर। अगर देखा जाए तो चारों के चार इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें पानी का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हमें यहाँ बताना इन चारों में से, तो उसका आंसर होगा थर्मल पावर। आपको साइंस पता होनी चाहिए भाई, आपकी जो थर्मल पावर स्टेशन है उसके पीछे। जो थर्मल पावर स्टेशन है उसमें क्या है कि कोल को बर्न किया जाता है। ठीक है, मान लो भट्टी होती है, गर्म की आग जलाया जाता है, उसके ऊपर आपका पानी ही होता है। पानी को उबलता है, टरबाइन को घुमाता है, मतलब इस तरह से है। और ठंडा करने के लिए भी आपकी जो स्टीम्स की वजह से टरबाइन घूमता है, आपकी बिजली जनरेट होती है। ठीक है, उसको ठंडा करने के लिए भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका मतलब जो हीट है, हीट ट्रांसफ़र होता है वो किसकी वजह से तरीके से होता है? पानी से। पानी उसको ठंडा करने के लिए यूज़ करेंगे, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, टरबाइन घूमेगा, तो ऐसे करके आपकी बिजली बनेगी। तो सबसे ज़्यादा अगर पानी का इन चारों में से किसी में होता है तो वो है आपका थर्मल पावर। ठीक है, सो आई होप आज के हमारे इन क्वेश्चंस को आपने बखूबी समझा होगा, आपने भी अटेम्प्ट किए होंगे तो आपका भी अच्छा स्कोर रहा होगा। सो बी विथ मी एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।